Good evening, everyone. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटे? डिस्पर्शन पढ़ रहे थे हम लोग। मैं पिछली क्लास तो अपनी पूरी डिस्कशन में ही चली गई थी। प्रिज्म की वजह से डिस्पर्शन हम लोगों ने पढ़ा था, है ना? तो प्रिज्म की वजह से जो डिस्पर्शन की बात है उसका हमने फॉर्मूला देखा था। थीटा को हम लिख सकते हैं एन वी माइनस एन आर मल्टीप्लाइड बाई ए। ठीक है। बेसिकली थीटा जो होता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट लाइट माइनस एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड लाइट। तो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट लाइट को लिखा था एन बी माइनस वन इंटू ए। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड लाइट को लिखा था एन आर माइनस वन इंटू ए। तो थीटा की वैल्यू आ गई थी एन बी माइनस एन आर मल्टीप्लाइड बाई। ये एंगल ऑफ डिस्पर्शन की ऐसी वैल्यू। और एंगल ऑफ मीन डेविएशन कितना है? मीन डेविएशन जो होता है वो होता है डेविएशन ऑफ येलो लाइट। उसको लिखते हैं एन वाई माइनस वन इंटू ए। डेविएशन ऑफ येलो लाइट वो होता है कितना? एन वाई माइनस वन इंटू ए। बेसिकली if I draw the diagram for prism, तो ये एंगल ए है। इस पे वाइट लाइट जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट हमने करी है या नियर नॉर्मल इंसिडेंस मान सकते हैं। तो क्या होगा? ये ओरिजिनल ट्रैवलिंग की डायरेक्शन है और रे ऐसे डेविएट। रेड का डेविएशन कम होगा और वॉयलेट का डेविएशन ज्यादा होगा। और ये जो रेड लाइट और वॉयलेट लाइट के बीच में सारे के सारे कलर्स कंटिन्यूअसली स्प्रेड होंगे। और ये जो बीम का जो स्प्रेड है ना, एंगुलर स्प्रेड ऑफ द बीम, दिस एंगल, राइट? ये जो एंगल बन रहा, इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ डिस्पर्शन। तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन का क्या फॉर्मूला हो गया? डेविएशन फॉर वॉयलेट माइनस डेविएशन फॉर रेड। और डेविएशन फॉर वॉयलेट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, डेविएशन फॉर रेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, एंगल ऑफ डिस्पर्शन इतना आ गया। और मीन डेविएशन जो होगा वो येलो लाइट में जो डेविएशन हो रहा है वो लगभग मीन डेविएशन कहलाता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मीन डेविएशन बेसिकली।
ओके, देखो येलो लाइट का जो डेविएशन होगा वो इन दोनों के बीच में ही कहीं पे होगा, है ना। और प्रैक्टिकली ऐसा जाता देखा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस की जो अलग-अलग वैल्यूज होती हैं, उसके लिए अलग-अलग डेविएशन होगा। रेड का डेविएशन सबसे कम, वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा, येलो का डेविएशन इन दोनों के बीच में कहीं पर, और मीन डेविएशन भी इन दोनों के बीच में ही कहीं पे होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में ही कहीं पर। ठीक है, तो येलो का डेविएशन जब हम निकालें या मीन डेविएशन निकालें तो वो वैल्यू प्रैक्टिकली देखा जाता है कि सेम आती है। ठीक है, when we substitute different values of refractive indices obtain different values of deviation, तो सबके मीन वैल्यू निकालेंगे तो वो क्लोज टू डेविएशन ऑफ येलो लाइट ही आ जाती है। ठीक है, तो प्रिज्म एक अरेंजमेंट है जिसकी की मदद से हम क्या है, डिस्पर्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से डिस्पर्शन ऑब्जर्व नहीं हो सकता। अब यहाँ पर क्या है, एक टर्म डिफाइन की जाती है जिसको बोलते हैं डिस्पर्सिव। ये डिस्पर्सिव पावर क्या होता है बेटे? ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है और ओमेगा सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। डायमेंशन लेस यूनिट लेस क्वांटिटी, और इसको डिनोट करते हैं सिंबल ओमेगा से, और इट इज कांस्टेंट फॉर अ मीडियम। एक किसी मीडियम के लिए ये कांस्टेंट होता है, और इसको कितना लिखते हैं बेटे? ओमेगा इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, है ना। एंगल ऑफ डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, या डेविएशन इन येलो लाइट। अब देखो जैसे प्रिज्म के लिए अगर मैं ये वैल्यू निकालूं तो क्या वैल्यू आ जाती है, एन वी माइनस एन आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एन वाई माइनस वन इंटू ए। तो एंगल ऑफ डिस्पर्सिव पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन वाई माइनस वन। ये डिस्पर्सिव पावर की कितनी वैल्यू, एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन। ठीक है, अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है ना। अगर कोई हमसे पूछे कि डिस्पर्सिव पावर ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब क्या होगी, या कोई हमसे पूछे डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस क्या होगी, तो उन सब के लिए आप यही फॉर्मूला यूज कर सकते हो। उनके मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें अलग अलग कलर्स के लिए पता है तो एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन की वैल्यू पुट करेंगे तो इन सब के लिए ये डिस्पर्सिव पावर्स की वैल्यू हमारे पास पता चल जाएगी। ठीक है, देखो भले ही रेक्टेंगुलर स्लैब का थीटा जीरो हो, लेकिन डिस्पर्सिव पावर
नॉन जीरो हो सकती है, क्योंकि रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए क्या होता है, थीटा भी जीरो होता है, डेल्टा भी जीरो होता है। तो 0/0 है, हमें एक फाइनाइटली लार्ज वैल्यू मिल जाती है जो कि डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला भले ही हमने एक प्रिज्म के लिए निकाला है, लेकिन ये देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस पे डिपेंड कर रहा है। तो whatever medium you take, whether you take that medium inside a lens or you take medium inside a rectangular glass slab, dispersive power is going to be come out to be same। इन सब के लिए dispersive power की वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी। ठीक है, जैसे लेंस के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब अपन तब भी समझ सकते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के मतलब तो के कॉन्टेक्स्ट में तो मैंने समझाया कि उसके लिए थीटा भी जीरो होता है, मीन डेविएशन भी जीरो होता है, बट डिस्पर्सिव पावर स्टिल कम्स आउट टू बी फाइनाइट वैल्यू। लेंस की बात कर, इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन ऑन लेंस। तो लेंस पे डिस्पर्शन का इफेक्ट का मतलब क्या है बेटे, जैसे एक लेंस हमने लिया और ये जो लाइन है उस लेंस की ऑप्टिकल एक्सिस है, और इस लेंस पर हम क्या करते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट। अब देखो फोकल लेंथ ऑफ लेंस का क्या, ये मैंने क्या इंसिडेंट किया है, पैरेलल बीम ऑफ व्हाइट लाइट। अब देखो लेंस की जो फोकल लेंथ की हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब n तो इस मटेरियल का जो है वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग है, वॉयलेट के लिए n अलग है, रेड के लिए n ज्यादा है, तो सबकी फोकल लेंथ भी अलग अलग आएगी। 1 बाई फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट निकालेंगे तो क्या आएगा, n फॉर वॉयलेट -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r। वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, तो इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ सबसे कम आएगी, है ना। तो क्या होगा, वॉयलेट कलर को ये सबसे पहले फोकस कर देगा। ठीक है, और रेड कलर की बात करें तो उसकी फोकल लेंथ सबसे ज्यादा है। यहाँ पे वॉयलेट कलर फोकस, यहाँ पे रेड कलर, और बीच में बाकी सारे कलर्स अलग अलग जगह पर फोकस। अगर डेविएशन के टर्म्स में आप देखें तो ये सीधी चली जाती रे,
ये जो एंगल आया है ये डेविएशन फॉर वॉयलेट, सॉरी रेड है, और ये पूरा एंगल क्या है, डेविएशन फॉर वॉयलेट। तो ये जो एंगल बन रहा है ये होगा एंगल ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है बेटे। अब देखो ये अगर डेविएशन फॉर रेड है तो ये जो एंगल बन रहा है ये भी डेविएशन फॉर रेड बताए, और ये जो एंगल बन रहा है ये डेविएशन फॉर वॉयलेट बताए। मान लेते हैं ये लेंथ कुछ h है। तो देखो ध्यान दो, क्योंकि हम नियर नॉर्मल इंसिडेंट रेस की ही बात कर रहे हैं, तो h इज गोइंग टू बी स्मॉल, है ना। तो इसकी वजह से जो डेविएशन इन वॉयलेट है, हाँ, उसको हम अप्रोक्सीमेटली h अपॉन फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट ऐसा लिख सकते हैं। डेविएशन फॉर रेड को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो, h अपॉन फोकल लेंथ फॉर रेड। तो इसके लिए अगर एंगल ऑफ डिस्पर्शन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा वो, डेविएशन फॉर वॉयलेट माइनस डेविएशन फॉर रेड, तो h अपॉन फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट माइनस h अपॉन फोकल लेंथ फॉर रेड, यानी थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, h इंटू 1 बाई फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट माइनस 1 बाई फोकल लेंथ फॉर रेड। और डेविएशन इन मीन लाइट को हम डेविएशन इन येलो के बराबर मान लेंगे, तो उसको लिख सकते हैं h अपॉन फोकल लेंथ फॉर येलो। अब अगर डिस्पर्सिव पावर हम इस हिसाब से निकालें तो हो जाएगी थीटा अपॉन डेविएशन फॉर मीन, तो वो क्या हो जाएगा, h 1/fv माइनस 1/fr डिवाइडेड बाई h बाई f बाई। तो ये h से h कैंसिल हो गया, ये वैल्यू क्या आ रही है बेटे, 1/fv माइनस 1/fr डिवाइडेड बाई 1 बाई फोकल लेंथ फॉर येलो। ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करके थोड़ा ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ आर माइनस एफ वी अपॉन एफ वी इंटू एफ आर इंटू कितना, एफ वाई। अब एफ वी इंटू एफ आर जो है वो अप्रोक्सीमेटली एफ वाई स्क्वायर के बराबर ही होगा। तो एक इसको एफ वाई स्क्वायर लिख करके एक एफ वाई कैंसिल कर दें, तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला लेंस के लिए कुछ इस फॉर्म में भी लिखा जाता, या माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लूं तो एफ वी माइनस एफ आर अपॉन एफ वाई का स्क्वायर, या इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, माइनस डी एफ अपॉन एफ। ठीक है बेटे, ये हमारे पास इस तरह से। तो अगले पेज पे मैं इसको लिख देता हूँ, ओमेगा के दो एक्सप्रेशन लेंस के कंटेक्स्ट में, लेंस की फोकल लेंथ के टर्म्स में ऐसा आ जाएंगे, 1/fv माइनस 1/fr डिवाइडेड बाई 1/fy, या माइनस ऑफ डी एफ बाई एफ स्क्वायर। ये माइनस ऑफ डी एफ बाई एफ स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस ऑफ एफ वी माइनस एफ आर डिवाइडेड बाई एफ वाई का स्क्वायर।
प्रीवियस पेज दिखा रहा हूँ। हाँ, सर यहाँ पे डिनोमिनेटर में एफ वाई आना चाहिए ना सिर्फ। कहाँ पे बेटे? अगर एफ वी इंटू एफ वाई स्क्वायर हो गया तो वो एफ वाई ऊपर से कटेगा ना। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आएगा यहाँ पे? हम्म, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तभी वो डायमेंशनलेस बनेगा भी, है ना? डायमेंशनलेस क्वांटिटी के लिए न्यूमरेटर की डायमेंशन अगर मीटर है तो डिनोमिनेटर की भी मीटर होनी चाहिए। ये नोट कर लिया ना बेटा, ये वाला पेज का सबका हो गया। एफ वी इंटू एफ आर एफ वाई स्क्वायर, हाँ ये एफ वाई स्क्वायर के बराबर लगभग आ जाता है। देखो तुम इस बात को समझो कि क्या है, फोकल लेंथ में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैंने तुम्हें वैल्यूज बताई थी, जैसे किस किस तरह की होती हैं। वॉयलेट के लिए 1.52 होगा, रेड के लिए 1.48 होगा। तो इनमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, राइट? डेल्टा येलो कैसे आया? अरे वही लॉजिक है जो कि अपन ने डेल्टा वॉयलेट और डेल्टा रेड के लिए लगाया ना, ज्योमेट्री तो है भाई। देखो क्या होगा। देखो एक बच्चा पूछ रहा है सर ये डेविएशन फॉर येलो का कैसे लिख दिया अपन ने। भाई देखो बेटे क्या है, जैसे ये लेंस, वाइट लाइट इंसिडेंट, ठीक है, इसमें से मान लो येलो लाइट अलग होकर के यहाँ पे आ गई, ये येलो लाइट है। तो इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? फोकल लेंथ फॉर येलो।
ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ फॉर येलो, ये h है, ये जो एंगल है दिस इज डेविएशन फॉर येलो, तो ये एंगल भी क्या होगा, डेविएशन फॉर येलो। तो डेविएशन फॉर येलो को क्या लिख सकते हैं, h डिवाइडेड बाई एफ वाई। समझ में आई बात बेटे? हाँ, मीन को, मीन डेविएशन को क्या माना है, मीन डेविएशन इज इक्वल टू डेविएशन फॉर येलो। देखो इसको, ये जो चीज हमने यहाँ पे डिराइव करी है माइनस डी एफ बाई एफ, इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हो तुम कि 1/f जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r। इस पूरी इक्वेशन में हम क्या करें, डिफरेंशियल चेंज कंसिडर करें, कंसिडर डिफरेंशियल चेंज। तो -1/f² इंटू डी एफ, ये किसके बराबर हो जाएगा, डी एन के, डी एन इंटू 1/r1 माइनस 1/r, राइट। दोनों तरफ डी डी डेल्टा डेल्टा कंसिडर कर दिया, है ना। अब क्या हो जाएगा बेटे, 1/f इंटू माइनस डी एफ बाई एफ, इसको अलग लिख लेते हैं। तो ये बराबर होगा डी एन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। और ये जो f है ये बेसिकली मीन फोकल लेंथ है विच इज सेम एज फोकल लेंथ फॉर येलो। तो इस 1/f की वैल्यू में लिख देता हूँ ny-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 इंटू माइनस डी एफ बाई एफ। और डीएन मतलब चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एन वी माइनस एन आर इंटू 1/r1 माइनस 1/r। ये 1/r1 माइनस 1/r2 से वही कैंसिल हो जाता है, तो क्या वैल्यू आ गई, माइनस डी एफ बाई एफ इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन वाई माइनस, यस, माइनस डी एफ बाई एफ आ रहा है एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन। और यही चीज तो बेसिकली डिस्पर्सिव पावर है ना। तो ये मैं पहले भी इसी फॉर्मूले पे अपन आए थे, वो अलग तरीके से हमने डिराइव किया था ज्योमेट्रिक मेथड्स पे, है ना। यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन के मेथड से इसी को डिराइव किया। देखो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि n बढ़ने पर एज n इंक्रीजेस फोकल लेंथ डिक्रीज, focal length decreases with increase in f, with increase in refractive index। ये बता, focal length decreases with increase in refractive index।
ये बात समझ में आई बच्चों? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नोट कर लिया सबने? अगले पेज पे चलें भाई। ओके, देखो जैसे हमसे सिंपल सा क्वेश्चन इसमें बनता है कि भाई वो क्वेश्चन जो है मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेड के लिए फोकल लेंथ ऑफ लेंस दी हुई है, वॉयलेट के लिए दी हुई है, येलो के लिए दी हुई है, और सीधे सीधे बोल रहे हैं कि बताओ डिस्पर्सिव पावर क्या होगी। तो बस वैल्यूज वगैरह पुट करके उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। इम्पोर्टेंट बात पे इस पे यहाँ पे हम आते हैं, वो होती है क्या? अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब देखो ये जो लेंसेस जो हैं इनकी फोकल लेंथ अगर डिपेंडेंट होने लग जाएगी किस पे बेटे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, तो बहुत गजब हो जाएगा। व्हाइट लाइट आ रही है लेंस से, अलग अलग कलर को अलग अलग जगह पर फोकस कर रही है ना। दैट इज नॉट समथिंग विच इज डिजायरेबल, है ना। वो लेंस जो है वो उतना काम का नहीं रहेगा अगर ऐसे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अलग अलग फोकल लेंथ आएगी तो। तो इसके लिए क्या है? अच्छा, ये जो इनएबिलिटी ऑफ ए लेंस होती है, inability of a lens to focus all the colors, all the different colors at one point is one of the defects of lens, और इसको chromatic aberration भी बोलते हैं। What is chromatic aberration? It is inability of a lens to focus different colors at one point। डिफरेंट कलर्स को एक पॉइंट पे फोकस कर पाने में ये जो इनकेपेबल है या इसकी जो इनेबिलिटी है, उस इनेबिलिटी को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिक अबेरेशन। नोट दैट ये जो क्रोमेटिक अबेरेशन है, ओनली lenses have the defect of chromatic aberration। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि spherical mirrors do not show chromatic aberration। स्फेरिकल मिरर में ऐसा कोई एबरेशन या ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं देखा जाता, वो तो सब कलर को सेम जगह पे फोकस कर सकता है, लेंस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? लेंस रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट पे काम करता है, रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता ही है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग। हाँ बेटे, क्या हुआ?
पढ़ा था कि लेक्चर लेते पगला तो कौन शुरू हुआ चुन 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 कर अब ये क्रोमेटिक एबरेशन जो डिफेक्ट ऑफ लेंस है, इसको हटाने के लिए क्या है, टू रिमूव chromatic aberration, to remove chromatic aberration, a combination of two lenses placed very close to each other are used to obtain a desired focal length. जैसे मान लो आपको 20 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ का एक लेंस चाहिए, तो क्या है, आप सिंगल लेंस नहीं बनाते, आप ऐसे दो लेंसेज यूज करते हैं सच दैट उनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी आ जाए, 20 सेंटीमीटर आ जाए। 1/f इक्विवेलेंट को लिखते हो 1/f1 प्लस 1/f, राइट। अब इसमें हम क्या चाहते हैं कि दिस f equivalent must be such that df equivalent by dn must come out to be equal to 0. df equivalent by dn जो है वो कितना आ जाना चाहिए, 0। मतलब f equivalent जो फोकल लेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। f equivalent जो फोकल लेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो हम क्या करें, यस यस यस, प्लेन सरफेसेस आल्सो शो क्रोमेटिक एबरेशन, लेकिन प्लेन सरफेसेस का क्या है, कोई फोकस वगैरह जैसा कुछ नहीं होता ना, ठीक है। प्लेन सरफेस का क्या फोकल लेंथ, इसलिए उसके कंटेक्स्ट में अपन इसकी बात नहीं करते हैं। देखिए, ये 0 हो जाए तो जो कॉम्बिनेशन जो जनरेट हुआ है उसको क्या कहेंगे, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन उसको कहेंगे। अब क्या करें, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को आप n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो n के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, -1/f इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू df इक्विवेलेंट बाई dn is equal to -1/f1 square into df1 by dn -1/f2 square into df2 by dn।
क्या हो जाएगा बेटे, LHS 0 हो गया, तो मिल जाएगा -1/f1² इंटू df1/dn -1/f2² इंटू df2/dn। ये dn dn कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू -1/f1² इंटू df1 -1/f2² इंटू df2, राइट। इसको जब हम आगे प्रोसेस करेंगे तो -df1/f1 को ω1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ω1/f, और -df2/f2 को ω2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ω2/, राइट। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ω1p1 प्लस ω2p2। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है बेटे, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज कंडीशन ऑफ अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। दिस इज कंडीशन ऑफ अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, जैसे देखो, ये नोट कर लिया सबने, इस वाले पेज का नोट कर लिया, अगले पेज पे चलें। ओके, देखो क्वेश्चन लेते हैं हम। Two lenses of materials having dispersive powers in the ratio of 3:2 are to be used as an achromatic combination to generate a focal length of 30 centimeters. Find the focal length
of the two lenses. देखो बेटे क्या आंसर आएगा इसका, करके देखो।
-15 और 10 आया क्या? बिल्कुल सही आया है, -15 एंड 10। हम क्या लगा देंगे बच्चों? ω1/f1 प्लस ω2/f2 equal to 0. That means -ω1/ω2 is equal to f1/f2. या हम लिखें कि f1/f2 कितना आएगा? -3/, एक इक्वेशन क्या है? एक और इक्वेशन क्या लिखेंगे? तो 1/f इक्विवेलेंट आ जाएगा f1 को लिख देंगे -3/2 इंटू f। बोलो बेटे। हाँ यहाँ पे प्लस 10 -30/, ये f की ऐसी वैल्यूज इज इट क्लियर? अब देखो जैसे हमने अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ा है ना, उसी तरह से अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स भी होता है। इसमें क्या होता है? 2 or more prisms are placed close to each other and are such that their combination does not produce any net dispersion. That is, angle of dispersion बराबर हो जाए 0। और एंगल ऑफ डिस्पर्शन को क्या लिखेंगे? डेविएशन फॉर वॉयलेट माइनस डेविएशन फॉर रेड, ये बराबर हो जाना चाहिए 0। अब देखो दो प्रिज्म्स हैं, अगर
उनको हमें क्या है इस तरह से रख देते, सीधा एक को उल्टा। तो एक प्रिज्म क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को डेविएट करे, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे मान लो क्या हुआ, ये व्हाइट लाइट आई, तो देखो ये मेन डेविएशन तो करेगा तो सही। इस तरफ मान लो येलो चली गई और इधर चली गई कौन सी, रेड। तो हम क्या देखते हैं कि जो वॉयलेट है वो भी रेड के पैरेलली ट्रैवल कर रही है। वॉयलेट एंड रेड आर ट्रैवलिंग पैरेलल टू ईच अदर। तो हम क्या कहेंगे कि डिस्पर्शन कितना हो गया है, 0। अब देखो वॉयलेट लाइट का नेट डेविएशन कितना हो गया, पहले वाले प्रिज्म ने क्लॉकवाइज डेविएट किया, दूसरे ने एंटी क्लॉकवाइज, तो डेल्टा वॉयलेट कितना हो गया, डेल्टा वॉयलेट फॉर 1 माइनस डेल्टा वॉयलेट फॉर 2 माइनस डेल्टा रेड को क्या लिखते हैं, डेल्टा रेड फॉर 1 माइनस डेल्टा रेड फॉर 2। ये बराबर होगा किसके, 0 के। तो मेरे को मिल जाएगा डेल्टा V1 माइनस डेल्टा R1 इज इक्वल टू डेल्टा V2 माइनस डेल्टा R2। Now, what is delta V minus delta R for prism 1? It is angle of dispersion for 1, and that is equal to angle of dispersion. ठीक है बेटे। तो प्रिज्म के कॉम्बिनेशन के लिए वो अक्रोमेटिक हो जाए, उसके लिए क्या कंडीशन होगी, डेल्टा V1 माइनस डेल्टा, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो डेल्टा V1 माइनस डेल्टा थीटा 1 को क्या लिखेंगे, NV1 माइनस NR1 इंटू A1, और थीटा 2 को लिख दें NB2 माइनस NR2 इंटू। ये जो यहाँ पर कंडीशन हमारे पास आई है, इसको क्या कहेंगे, कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स टू बिकम अक्रोमेटिक। या इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिखा जा सकता है, कंडीशन फॉर combination of prism produce deviation this is condition for deviation without dispersion। इसको नोट कर लो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया बेटे सबने, ओके। अब देखिए
इसी तरह से एक और कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। टू प्रोड्यूस deviation without dispersion without deviation। या ये जो अरेंजमेंट होता है इसको डायरेक्ट विजन अरेंजमेंट भी बोलते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म और डायरेक्ट विजन अरेंजमेंट। तो इस केस में हम क्या चाहते हैं बेटे, डिस्पर्शन तो चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, डेविएशन नहीं चाहते। डेविएशन नहीं चाहने का मतलब क्या है, मीन डेविएशन जीरो चाहते हैं, और मीन डेविएशन बराबर होता है डेविएशन ऑफ येलो लाइट के, तो वो जीरो चाहते हैं। इसका मतलब डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y2। पहले वाले प्रिज्म ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ एंगल से डेविएट किया, दूसरे प्रिज्म ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नेट डेविएशन इतना हुआ, ये जीरो चाहता है। तो वो कब मिलेगा, ny1 माइनस वन इंटू a1 बराबर हो जाए किसके, n/2 माइनस वन इंटू a2। ठीक है बेटे, ऐसा हो जाना। और देखो अगर ऐसा हो भी गया तो क्या होगा बेटे, तो मतलब हाउ विल इट लुक लाइक, इट लुक समथिंग लाइक दिस। तो ऐसे सीधे निकल जाएगी कौन सी लाइट, येलो, और रेड उसके थोड़ा सा ऊपर, वॉयलेट उसके थोड़ा सा। ये पूरा जो एंगल बन रहा होगा इसको फिर से क्या कहोगे, एंगल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे तो डेविएशन हो गया, देखो डेविएशन ऐसे तो हो गया, लेकिन मीन डेविएशन जीरो हो गया। जब हम कहते हैं कि डेविएशन नहीं चाहते हैं, तो कौन सा डेविएशन नहीं चाहते हैं, मीन डेविएशन नहीं चाहते। सबके सबका डेविएशन तो जीरो नहीं कर सकते एक साथ, लेकिन मीन डेविएशन को जीरो
कर सकते हो। हाँ, एक चीज और ध्यान दो कि हम ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग सोचें कि सर क्या ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि उसका डिस्पर्शन भी जीरो हो जाए और डेविएशन भी जीरो हो जाए, सब जीरो हो जाए, है ना? तो हम कह देंगे कि भाई नोट दैट such a combination of prism is not possible for which dispersion as well as mean deviation is zero. ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है जिसके लिए डिस्पर्शन भी जीरो हो जाए और मीन डेविएशन भी जीरो हो जाए। एक बार में एक ही को जीरो कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्या कोई थियोरेटिकल लॉजिक है? इसको प्रूव किया जा सकता है क्या? हाँ, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे। एक तरीका है, भाई आप बोल रहे हो कि थीटा भी जीरो हो जाए और डेल्टा भी जीरो, थीटा भी जीरो हो जाए और डेल्टा भी जीरो। थीटा नेट कितना होता है बेटे? थीटा वन माइनस थीटा। थीटा नेट जीरो हो जाए इसका मतलब थीटा वन बराबर हो जाना चाहिए थीटा टू। थीटा वन जीरो हो गया इसका मतलब एन वी वन माइनस एन आर वन इंटू ए वन बराबर हो गया किसके? एन वी टू माइनस एन आर टू इंटू ए टू। और डेल्टा बराबर जीरो हो जाए इसका मतलब क्या है? डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई टू बराबर हो जाए जीरो के, यानी एन वाई वन माइनस वन इंटू ए वन बराबर हो जाएगा किसके? एन वाई टू माइनस वन इंटू। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सही होना चाहते हैं तो डिवाइड कर, तो क्या मिल जाएगा? एन वी वन माइनस एन आर वन अपॉन एन वाई वन माइनस वन बराबर हो जाना चाहिए किसके? एन वी टू माइनस एन आर टू अपॉन एन वाई टू माइनस वन। अब ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज ओमेगा वन, ये लिखा हुआ है ओमेगा टू। तो ओमेगा टू के बराबर हो जाए ऐसा कब होगा? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन both the prisms are of same material. दोनों के दोनों प्रिज्म्स ही जो है वो कैसे हों? सेम मटेरियल के हो जाए।
ठीक है, अच्छा दोनों के दोनों अगर सेम मटेरियल के हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि A1 भी A2 के बराबर हो जाना चाहिए। लुक एट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से देखो ny1 भी ny2 के बराबर हो गया, यानी कि क्या हो जाना चाहिए, दिस implies A1 must also become equal to A2। तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटे, मतलब प्रिज्म हमारा प्रिज्म रह ही नहीं जाएगा, वो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बन जाए, पैरेलल ग्लास स्लैब। ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो एक तरीके से ये पैरेलल लाइन और ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए, तभी दे लाइन, ये पैरेलल है तो ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल ही हो गई। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या बन गया, ये प्रिज्म तो रहा ही नहीं ना, ये तो पैरेलल स्लैब बन गया। ठीक है, या इस स्टेटमेंट को हम ऐसे समझें कि नोट दैट सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल के प्रिज्म्स हम ले लें और ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार कर दें जो कि डिस्पर्शन और डेविएशन दोनों ही जीरो प्रोड्यूस कर दे, ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं। अलग अलग मटेरियल का ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, और अगर सेम मटेरियल तुमने ले लिया तब तो क्या हो गया, तब तो फिर आपको क्या है, वो एक उसको पैरेलल ग्लास स्लैब ही हो गया, ये प्रिज्म रहा ही नहीं एक्चुअली, ये अपने आप में क्या हो गया, एक पैरेलल ग्लास स्लैब ही हो गया। ये बात समझ में आती है बेटे? प्रीवियस पेज देखना है कुछ बच्चों को, ये रहा भाई प्रीवियस पेज। हो गया बेटे? ये वाला पेज नोट कर लिया सबने? अब देखो जैसे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं कि मान लो हमारे पास इस तरह के 3 प्रिज्म्स हमने यूज किए,
और ये जो दो प्रिज्म्स हैं इनका अपेक्स एंगल 2-2 डिग्री का और बीच वाले का अपेक्स एंगल 4 डिग्री का। इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 3/2 और बीच वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हमें पता करना। फॉर द अरेंजमेंट गिवन अबव find deviation and angle of dispersion। रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस की वैल्यूज जो हैं वो कुछ इस तरीके से दी गई हैं, ऐसे 2 3/2 मतलब इनको। जो पहला जो मटेरियल उसके लिए हमें वैल्यूज क्या क्या दी गई हैं, एन V1 1.52, nR1 is 1.48 and ny1 is 1.50, nV2 is 2.02, ny2 is 2.00 and R2 is 1.9। अब देखो जैसे मीन डेविएशन की बात हो रही है तो वो डेल्टा येलो के बराबर होगा और वो हो जाएगा डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y, यानी 2 डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y। डेल्टा y1 को क्या लिखेंगे, ny1 माइनस 1 इंटू a1 माइनस ny2 माइनस 1 इंटू 2 इंटू ny1, that is 1.50 माइनस 1 इंटू a1 वो है 2 डिग्री माइनस ny2 माइनस 1 इंटू a2 दैट इज 2.00 माइनस 1 इंटू a2 है कितना 1.5 माइनस 1 कितना हो जाता है बेटे, 1.5 माइनस 1 बिकम्स 0.5, तो 0.5 इंटू 4 2.00 माइनस 1 कितना हो जाता है 1 इंटू 4, तो 2 डिग्री माइनस 4 डिग्री मतलब माइनस 2 डिग्री आ रहा है। और एंगल ऑफ डिस्पर्शन कैसे लिखेंगे बच्चों, θ1 माइनस θ2 ऐसा लिख सकते हैं, nV1 माइनस nR1 इंटू a1 माइनस nV2 माइनस nR2 इंटू nV1 कितना हो जाएगा 1.52 माइनस 1.48 इंटू a1, तो क्या हो जाएगा बेटे, ये 4 यहाँ पे क्यों लिख दिया हमने, इसका कोई मतलब नहीं है।
ये एंगल ऑफ डिस्पर्शन इतना है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहाँ पर 2θ1 करना पड़ेगा, तो ये 0 डिग्री है। ठीक है बच्चों, ठीक है भाई, तो बाकी अपन अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास में हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। हाँ, 2 स्टेप में भी लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। बिल्कुल ऐसा भी कर सकते थे आप, 2 स्टेप में भी लगा। आरबीडी, आरबीडी का क्या बोलना चाहते हैं बेटे? आरबीडी का क्या? आरबीडी पढ़ना है? व्हेन इट विल बी टॉट, आरबीडी पढ़ाया जाएगा। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, फिर आरबीडी पढ़ेंगे, राइट? ओके बेटे, तो आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। नोट्स तो आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे, है ना? WhatsApp ग्रुप पे मिल- ठीक है बेटा। बाय।